स्टूडेंट्स, आज का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन अर्थात सहलग्नता एवं पुनर्योजन लेकर आए हैं। मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, एच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी, आज इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इससे कंपटीशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इस पर हम चर्चा करें। इस पर जो खोज की लिंकेज पे वो मॉर्गन ने किया था और प्रयोग किया था उन्होंने फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। क्या हुआ था, उन्होंने दो अलग अलग वैरायटी या लक्षण वाले फ्रूट फ्लाइज को लिया। एक उन्होंने लिया नॉर्मल बॉडी विथ नॉर्मल विंग्स के साथ ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स का क्रॉस कराया। जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन में होता है, प्रथम पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, इनके गैमेट्स जाहिर है कि कैपिटल बी कैपिटल वी, और इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल वी और स्मॉल वी बनेंगे। और इनके बीच में जब कॉम्बिनेशन यानी कि रिप्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वे सब की सब नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स की प्राप्त हुई। जब इनका टेस्ट क्रॉस कराया गया, आप जाहिर है मैंने पहले भी बताया है कि टेस्ट क्रॉस इसके रिसीसिव कैरेक्टर वाले प्रोजेनी का पेरेंट से कराया जाता है। तो जब इनके बीच में टेस्ट क्रॉस कराया गया ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स का, जिनके सारे गैमेट स्मॉल वी होंगे, तो जब इनके बीच में टेस्ट क्रॉस कराया गया, जो आगे की F2 जनरेशन प्राप्त हुई वो इस तरह प्राप्त हुई। यह ध्यान दें, स्मॉल वी ये है जो सभी में आ रहा है, और इसी तरह इसके चार तरह के गैमेट्स मिलते हैं, जैसा कि डाइहाइब्रिड गैमेट्स आपने पीछे भी देखा है मिलते हैं। ये सभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस के मिलते हैं। इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ, यानी कि मॉर्गन साहब को इस एक्सपेरिमेंट में जो F2 जनरेशन में प्राप्त हुआ वह बैक क्रॉस के बाद मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ 1:1:1:1। ये एक्सपेक्टेड था, यही होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, इनको जो मिला नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स वाले 46%, ये पेरेंट के हैं, ठीक, पेरेंटल टाइप। ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स के 37%, ये भी पेरेंटल टाइप के हैं। ये दोनों पेरेंटल टाइप के हैं। लेकिन जो दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप के हैं, जो नए लक्षण मिले हैं, नए लक्षणों का कॉम्बिनेशन मिला है, वो 8% नॉर्मल बॉडी के साथ वेस्टिजियल विंग्स और ब्लैक बॉडी के साथ नॉर्मल विंग्स, ये 9% मिला। ये जो परसेंटेज प्राप्त हुआ यह मेंडल के नियम के अनुसार नहीं था। ये खास बात है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। मॉर्गन के इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो सबसे खास बात है कि इस एक्सपेरिमेंट ने F2 से प्राप्त जो प्रोजेनी थी यह मेंडल के नियम के अनुसार नहीं रही। तो कारण क्या है? इसका कारण यही है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सहलग्नता इसका कारण है। तो सहलग्नता को मॉर्गन ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे बताया? गुणसूत्रों पर उपस्थित अनेक जीन्स ऐसी होती हैं, एक गुणसूत्र पर उपस्थित कोई भी एक क्रोमोसोम हम ले लें, मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, तो इस पर बहुत सारी जीन्स होंगी। यहाँ पर एक दो जीन्स, कई जीन्स होंगी, ये सारे जीन्स हैं। तो अब ध्यान दें, इसी बात को यहां से समझें कि गुणसूत्रों पर उपस्थित अनेक जीन्स ऐसी होती हैं जो कभी पृथक नहीं होती तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं वो 100% आइडेंटिकल अपने पेरेंट से होते हैं, 100% अपने पेरेंट के समान ही होते हैं। आपने क्लोन शब्द सुना होगा, जैसे मनुष्यों का क्लोन है तो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के शरीर की किसी भी कोशिका से जिसमें टोटिपोटेंसी होती है, जिसमें पूरे बॉडी को बनाने की क्षमता होती है, उससे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, उसको क्लोन कहते हैं। इसलिए क्लोन
का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो 100% समान होता है, बिल्कुल समान होता है, आइडेंटिकल, टू कॉपी, फोटो कॉपी होता है, देयर नो चेंज। तो जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं और एक साथ वंशागति प्रदर्शित करते हैं, एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इस दशा को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। तथा एक प्रकार के गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में स्थित जीन्स के समूह को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जैसे यह एक गुणसूत्र है, इस पर जितने भी जीन्स पाए जाएंगे इन सारे जीन्सों को मिला के एक लिंकेज ग्रुप बनेगा। लिंकेज ग्रुप में ध्यान दें कि प्रत्येक जीव जाति का लिंकेज ग्रुप उसके जीनोम के इक्विवेलेंट होता है। जीनोम में जितने गुणसूत्र होंगे उतने लिंकेज होंगे, उतने लिंकेज ग्रुप्स होंगे। जैसे ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी होते हैं, तो जीनोम हो गया 4 का सेट, यानी कि 4 गुणसूत्रों का सेट जीनोम कहलाएगा, तो इसके लिंकेज ग्रुप होंगे 4। मटर में 7 जोड़ी होते हैं, तो इसका लिंकेज ग्रुप होगा 7। हम मनुष्यों में 23 जोड़ी होते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो कि मनुष्य में लिंकेज ग्रुप्स कितने होते हैं, तो आंसर होगा 23। तो हैप्लॉइड सेट जितने होते हैं उसका उतना लिंकेज ग्रुप होता है। तो एक इसको आगे बढ़ाते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में ये थ्योरी प्रपोज किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इसके आधार पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताया। अब ध्यान दें, लिंकेज इज द मेन रीजन, लिंकेज ही वह मुख्य कारण है बिहाइंड क्रॉसेस, जब क्रॉस करता है गुणसूत्र, नॉट ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअल बींग्स, जब क्रॉस करता है शोइंग एक्सेप्शंस, ये अपवाद हैं किसके? टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप ध्यान दीजिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप जो मेंडल का तीसरा नियम निकला था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज के जीन्स उस नियम को नहीं मानते। अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है लिंकेज, एक्सेप्शन है लिंकेज। ये ध्यान रखिएगा, लिंकेज मेंडल के तीसरे नियम को नहीं मानता। मेंडल साहब इस मामले में लकी थे। उन्होंने मटर के जिन 2 कैरेक्टर्स को डाइहाइब्रिड में चुना, मटर की आकृति जो गुणसूत्र के 7वें नंबर पर था और मटर का रंग जो गुणसूत्र के पहले नंबर पे था। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर इससे संबंधित जीन्स थे, इसलिए उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। मेंडल साहब इस मामले में लकी थे क्योंकि दोनों जो गुण चुने उसके जीन्स 2 अलग अलग गुणसूत्रों में थे, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ और उस तरह से कॉम्बिनेशन मिला। लेकिन मॉर्गन साहब ने देखा कि इसका जो परसेंटेज है वो देखिए, ये एक अलग है, 83% पेरेंटल टाइप के हैं और जो नए परसेंट मिले वो 17% है ओनली, जबकि होना चाहिए 1:1:1:1 होना चाहिए था, ऐसा मिला नहीं, तो उससे भिन्न मिला। तो कारण क्या है? कारण क्या है? लिंकेज। लिंकेज की वजह से ऐसा हुआ। तो द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेज विद द क्लोजनेस ऑफ 2 जीन्स। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एक जीन यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और दूसरा यहाँ पर हमने मान लिया सी है यहाँ पे। तो अब किसी के साथ जो जीन्स जाएंगे रिकॉम्बिनेशन के बाद, तो वो ए और बी साथ साथ जा सकते हैं तुलना में किसके? सी के। तो इनका लिंकेज, ये चूंकि पास पास जीन्स है तो ये ज़्यादा गहरा लिंक शो करेंगे। ये इससे संबंधित जो गुण है वो ज़्यादा अगली पीढ़ी में जाएंगे तुलना किसके? सी की तुलना में, क्योंकि इसकी दूरी इससे ज़्यादा है। तो इसको ध्यान दें कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, जो इसकी मजबूती है, इंक्रीजेस, बढ़ती है किसके साथ? विद द क्लोजनेस, यानी कि करीबी के साथ किसके? 2 जीन्स के। अगर दोनों जीन पास पास हैं तो वो उनके कैरेक्टर्स ज़्यादा अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। अगली बात, इन लिंकेज
सहलग्नता में देयर इज ए टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति होती है, टू मेंटेन द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशंस को मेंटेन रखती है, एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के होने के बावजूद भी। अब आप ध्यान दें कि हम सभी मनुष्य हैं, दूर से भी देखने पे हमारे मनुष्य की जो पहचान है वो स्पष्ट नज़र आती है। एक बात जो हम यहाँ पर करना चाहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी पिछली 10 पीढ़ियों के बारे में बताएं, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 पीढ़ी तक आप बता पाएंगे। 10 पीढ़ी पीछे तक बता पाना बड़ा मुश्किल है। सन 1974 में डोनाल्ड जॉनसन ने इथोपिया में एक उनको कंकाल मिला। वो एक महिला का कंकाल था, उसका नाम लूसी रखा गया। ये कंकाल लूसी, चूंकि एक महिला का नाम था इसलिए लूसी रखा गया। ये कंकाल आप जानते हैं 30 लाख साल पहले का है। आप सोचें कि हम अपनी पिछली 10 पीढ़ी के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो हमारे जीन्स हैं ये लाखों सालों से वो इन्फॉर्मेशन क्रमशः संचित रखते हुए आगे ट्रांसफ़र करते रहे हैं। 30 लाख साल पहले, और ऐसा माना जाता है कि जो विश्व की पूरे मनुष्यों की आबादी है उन सब का जन्म या उन सब का विकास उसी से हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी कुछ मिलता है। आपको सुन के थोड़ा ताज्जुब लगेगा, आश्चर्य भी होगा, हो सकता है मेरे और आपके, जी हाँ आपके, कुछ पीढ़ियों पीछे जाने के बाद पूर्वज एक जैसे हों। मैं भी पॉसिबल है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? मैं किस आधार पे कह रहा हूं? इन्हीं लिंकेज जीन्स के आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लिंकेज जीन्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी परिवर्तन के ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी कारण हमें और आप में समानता है, ये पूर्वजों से हमको मिला है। ये जो सिमिलरिटी है ये पूर्वजों से हमको मिली है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है, इन लिंकेज, जैसा मैंने बताया कि एक टेंडेंसी होती है, क्या? मेंटेन द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, की हमारे माता पिता यानी पूर्वजों के जो पेरेंटल जीन्स हैं वो कॉम्बिनेशन हमारे में आए, एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर, एक क्रॉसिंग ओवर के बाद। तो समानता तो लिंकेज जीन्स की वजह से है, तो असमानता क्यों होती है? क्रॉसिंग ओवर्स की वजह से। इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा, आइए देखते हैं ये कैसे आप इस बात को समझ सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही लैंगिक जनन में असमानता होती है, इसी कारण भिन्नता होती है, और लिंकेज के कारण, लिंकेज जीन्स के कारण हम लोगों में समानता होती है। तो देखें कैसे होता है ये प्रोसेस होता कैसे है। मान लीजिए कि एक जीन ये है और दूसरा जीन, इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है। मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में उसके एक सब स्टेज होती है प्रोफेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन्हीं अवस्थाओं में एक अवस्था आती है पैकेटीन। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होती है जिसमें एक्सचेंज होता है, गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इनको पहले जान लीजिए, इनको पहले सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ये सेंट्रोमियर होता है और इसके हाफ क्रोमोसोम को क्रोमैटिड कहा जाता है। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक
समजात गुणसूत्र हैं और विभाजन के पहले ये द्विगुणित हो जाते हैं। जिस अवस्था में द्विगुणित होते हैं उसको एस फेस कहा जाता है। एस फेस मतलब सिंथेसिस फेस। ध्यान रहे, G1 इसके बाद S फेस, इसके बाद G2 फेस होता है सेल साइकिल में। तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस स्टेज में, किस फेस में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, तो वह S फेस। याद रखिएगा, S फेस यानी कि द्विगुणित अवस्था से S फॉर सिंथेसिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है, मान लीजिए इन जीन्स का हम नामकरण कर देते हैं। ये ए है, स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। यहाँ हम कैपिटल ए ले लेते हैं, इसको कैपिटल ए। ये ध्यान रहे कि सभी जीन्स समान स्थानों पर ही दोनों गुणसूत्रों में होंगे, समान स्थानों पर। जैसे ए स्थान अगर ये है तो ए स्थान इसमें भी यही होगा, बी अगर यहाँ है तो बी स्थान यहाँ पर होगा। तो इस तरह ये होता है। और नेक्स्ट वन, यहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं इसको कायज़मेटा कहते हैं। कायज़मेटा पे ये एक दूसरे से गुणसूत्रों का आदान प्रदान करेंगे। आप ध्यान दें कि यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, इसके साथ भी स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक दूसरे से गुणसूत्रों का आदान प्रदान। आफ्टर दैट, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये हमको इस तरह मिलेगा। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर ए जीन है, ए के साथ यहाँ पर ये स्मॉल ए जीन जो रेड से शो किया गया वो आ गया, और यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल बी है, कैपिटल बी है सॉरी, ये आ गया, और यहाँ पर कैपिटल ए आ गया, और इसके साथ साथ ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल ए। अब ये 4 गैमीट्स बनेंगे इससे, और चारों में ये जाएंगे। ध्यान दीजिए, हमारी समानता और असमानता इसी बात पर निर्भर करती है कि हमको कैसे जीन्स प्राप्त हुए। अब जैसे मान लीजिए कि ये गैमीट 4 बने, अब इनमें से कौन सा गैमीट हमको मिला? अगर ये मिला तो ये पूरी तरह पेरेंट के समान है। लेकिन अगर यह मिला तो पेरेंट से तो सारे मिले, लेकिन आप सोचोगे तो इसमें असमान क्या है, पेरेंट से ही तो सारे मिल रहे हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस? लेकिन है डिफरेंस। इस गैमीट के साथ आप ध्यान दीजिए कि जहां पहले पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए जीन था, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी जीन था, लेकिन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन के बाद हुआ, इस प्रोसेस को जो रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसको पुनर्योजन कहते हैं, यही प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन। यह केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ध्यान रहे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही भिन्नता दिखती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी में यानी कि संतति में कोई भिन्नता नहीं होती, क्योंकि सेम टू सेम वही गुणसूत्र अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उनकी पीढ़ियों में अंतर आ जाता है, और यही अंतर आगे चल के कई लाखों सालों में आगे चल के एक नई जीव जाति बना लेते हैं। अगर हम लूसी से आज कंपेयर करें तो बहुत अंतर आपको दिखेगा, लेकिन बहुत सारी समानता भी दिखेगी। तो यहाँ पर देखें कि समानता और अंतर कहाँ से डिसाइड होता है। अगर हमको ये क्रोमेटिड मिला तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बट ये क्रोमेटिड मिला तो ध्यान रहे कि इस गुणसूत्र के साथ हमको स्मॉल ए का दूसरा गुणसूत्र इससे मिल गया है।
वैसे ही अगर ये गुणसूत्र मिला तो इसके साथ ये कैपिटल ए वाला जीन आ गया, यानी कि डोमिनेंट ए का जीन आ गया, साथ साथ में स्मॉल बी का जीन है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों था अगर ये जैसे का तैसे जाता, लेकिन यहाँ आते आते अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? यहाँ पर कैपिटल ए यानी कि डोमिनेंट जीन इससे यहाँ ट्रांसफर हो गया और इसमें से यहाँ ट्रांसफर स्मॉल ए हो गया, तो ये चेंज आ गया। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, एक्सचेंज ऑफ जीन इस प्रोसेस में हुआ। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दौरान होता है। तो इसी के कारण यह अंतर होता है, इसी के कारण हम सब में समानता या हम सब में अंतर होता है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस टू अस, हम सबके लिए जिम्मेदार है। आगे देखते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इस एक लाइन को याद कर लीजिए। तो रिकॉम्बिनेशन की आपकी डिफिनीशन भी है, समझने के लिए भी आसान है। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स ये सारे एक गुणसूत्र पर जितने जीन्स पाए जाते हैं उसको लिंक्ड जीन्स कहते हैं। इसका जो नया कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन, आप ध्यान दें इस पर और इस पर, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स इसके इसमें चले गए, इसके इसमें चले गए, आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद जो हमको गैमीट्स मिले, जो क्रोमोसोम्स मिले इस प्रोसेस के बाद, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के बाद, पुनर्योजन के बाद हमको नई तरह के गुणसूत्र प्राप्त हुए। अब गुणसूत्रों पर जीन्स कैसे स्थित होते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तो अब तो आपको हमको सबको पता है कि गुणसूत्र पर ही जीन्स स्थित होते हैं। तो उसको द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मेजर्ड बाय मैप यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे नापते हैं? जीन्स के बीच की दूरी को कैसे नापते हैं? तो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जीन्स के बीच की दूरी को जिससे नापते हैं उसे कहते हैं मैप यूनिट। अब मैप यूनिट होता क्या है इसको भी जान लीजिए। 1% क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर आप समझ चुके हैं। 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स इज नोन एज 1 मैप यूनिट, या इसका दूसरा नाम है सेंटीमॉर्गन। ध्यान दीजिए कि इसका सिंबल है cm। cm आप सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन उससे अलग करने के लिए यहाँ पर C को स्मॉल किया गया और M को कैपिटल किया गया। सेंटीमीटर में आप दोनों स्मॉल रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट इज इक्विवेलेंट में C को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और M को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसको किया किसने? क्रोमोसोम मैप या जेनेटिक मैप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लेके जितने भी जीनोम प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जीन्स की स्टडी की गई है, उसमें ये पहला काम होता है कि जीन्स को आइडेंटिफाई करना कि ये किस गुणसूत्र पे है और उस गुणसूत्र में कहाँ स्थित है। तो उसका लोकेशन फिक्स होता है। उस स्पीसीज की सभी जातियों में गुणसूत्र का आकार और उस पर उपस्थित जीन्स ये फिक्स होते हैं। तो ये इसको जेनेटिक मैप कहा जाता है या क्रोमोसोम मैप कहा जाता है। इसको किसने खोजा? वेयर फर्स्ट prepared by Stuart Van't। वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, आ सकता है। स्टुअर्ट वैंट ये मॉर्गन साहब के शिष्य थे और अपने गुरु के सम्मान में ही इन्होंने यूनिट का नाम सेंटीमॉर्गन भी रखा था। इनका नाम मत भूलिएगा, इन्होंने ही क्रोमोसोम मैप या जेनेटिक मैप का खोज की थी, बताया था। दिस इज वेरी वैल्यूएबल। हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके बहुत ही काम का होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी उपयोगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, आपको जैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं।